बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसमें उपयोगी है? तो अंशधारियों के लिए, ऋण पत्राधिकारियों के लिए तथा विनियोगकर्ताओं के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो वित्तीय विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। वित्तीय विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि परिचालन कुशलता की जांच करता है। इससे क्यों होता है ये जरूरी? ताकि परिचालन से कुशलता की जांच हो जाती है, कार्य कुशलता की जांच हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं? तो कौन कौन से वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है? तो पहला है क्षैतिज विश्लेषण, फिर लंबवत विश्लेषण। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है उसका पंजीकरण क्या होता है? तो उसका पंजीकरण क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्वेश्चन का सीरीज जो है वो बिगड़ गई है, पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, वो बिगड़ गई है। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। तो एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। सरकारी कंपनी वह कहलाती है जिस पर सरकार के अंश होना चाहिए। 50% से अधिक अंश सरकार के पास हो वह कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी जो कंपनी होती है उसको कार्यशील मतलब पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? तो कच्चा माल क्रय करने के लिए, प्रत्यक्ष व्यय चुकाने के लिए, अप्रत्यक्ष व्यय चुकाने के लिए, मतलब ये सारे कामों के लिए क्या होती है? उसे पूंजी की जरूरत होती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। और कंपनी के ऋण पत्राधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो कंपनी के लेनदार होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अंश का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन किस पर किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और बट्टे पर भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक ऑप्शन गायब है, बट्टे पर भी अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बट्टे पर अब अधिनियम के अनुसार अब जो है ना बट्टे पर उनका निगमन नहीं होता है। अगला है हमारा एक कंपनी कितने प्रकार के अंशों का निर्माण कर सकती है? एक कंपनी सिर्फ 2 प्रकार के अंशों का निर्माण कर सकती है, समता अंशों का और पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समय मांगा जाता है कहलाता है आरक्षित पूंजी। कंपनी का वह हिस्सा जो कंपनी के समय मांगा जाता है उसे आरक्षित पूंजी के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्तन व्यय होते हैं। प्रत्यावर्तन व्यय किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए प्रत्यावर्तन व्यय को ही हम प्रारंभिक व्यय के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंशधारी प्राप्त करते हैं। तो अंशधारियों को हमेशा लाभांश प्राप्त होता है। और ऋण पत्राधिकारियों को क्या प्राप्त होता है? ऋण पत्राधिकारियों को हमेशा ब्याज प्राप्त होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार के अंशधारियों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और समता अंशधारियों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। अगला है निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है उसे कहते हैं प्रार्थित पूंजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रार्थित पूंजी कहते हैं। अगला है हमारा अंशों पर मांग के लिए कम से कम दिनों की सूचना देना आवश्यक है। अंशों पर एक मांग के बाद दूसरी मांग के लिए कम से कम 14 दिनों की सूचना देना आवश्यक है। अगला है अंशों हरण किए जाते हैं। अंश किस पर कब हरण किए जाते हैं? जब आप याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तब आपके अंशों का हरण कर लिया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी एवं दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि दिखाई जाती है। तो पुनः मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? पुनः मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में। अगला है आबासा एक फर्म के साझेदार हैं, दा नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो पुराने साझेदारों को क्या होगा? तो इसमें क्या कर प्रवेश करता है तो क्या होगा? पुराने साझेदारी पुनः गठित होगी। मतलब जो भी साझेदारी थी उसको पुनः गठित किया जाएगा, फिर से उस साझेदारी को फिर से गठित किया जाएगा, फिर से साझेदारी बनेगी, सबके हिस्से फिर से लगाए जाएंगे। ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक है। तो ख्याति के संबंध में है AS10। अगला है हमारा नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाते में उसको क्रेडिट किया जाता है। अगला है साझेदार के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उसकी पूंजी हो। साझेदार के जो चालू खाते कब खोले जाते हैं? जब उसकी पूंजी स्थिर होना चाहिए। पूंजी कैसी होनी चाहिए? स्थिर होना चाहिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए
जो साझेदार का आहरण पर जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, वो उसकी आय कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आय कहलाती है। चालू खाता होता है, चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। चालू खाता क्या होता है, एक व्यक्तिगत खाता होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव होता है। जो चालू खाते के साझेदार होते हैं उनका शेष सदैव डेबिट शेष में भी हो सकता है और क्रेडिट शेष में भी हो सकता है, मतलब इनमें से दोनों में हो सकता है। अगला है हमारा, एक क्लब के प्रतिदिन के नगद लेन देनों को दर्ज किया जाता है तो रोकड़ बही में। किसी भी क्लब में जो प्रतिदिन के लेन देन होते हैं उसको रोकड़ बही में क्या करा जाता है, लिखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन आय व्यय खाते तैयार करते हैं। तो ये आपको मालूम है, जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, जैसे शिक्षित संस्थाएं हैं, चिकित्सालय है, पुस्तकालय है, शिक्षण संस्थाएं, ये सारी क्या करती हैं, ये आय व्यय खाता बनाती हैं। लाभ हानि खाता ये नहीं बनाती हैं, ये आय व्यय खाता बनाती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है, आगम शोधन खाते में ह्रास का लेखा कहाँ किया जाता है। तो आगम शोधन खाते में क्या करा जाता है, खाते में लेखा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आगम शोधन खाते में ह्रास का यानी डेप्रिसिएशन का लेखा नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक संस्थाओं की आगत प्राप्तियां एवं आगत भुगतान दिखाए जाते हैं तो लाभ हानि खाते में दिखाए जाते हैं। कहाँ दिखाए जाते हैं, लाभ हानि खाते में दिखाए जाते हैं। अगला क्या है, गैर व्यापारिक संस्था की आय ज्ञात करने के लिए निम्न में से क्या तैयार किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्था की आय व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करना, आगम शोधन खाता बनाया जाता है या आय व्यय खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता। आय व्यय खाता क्या है, आय व्यय खाता हमारा नाम मात्र का खाता होता है। फिर से नीचे हो गया। अगला है हमारा, आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है। तो आय व्यय खाता क्या प्रदर्शित करता है, अधिवाक्य या कमी। आय पर अधिवाक्य है या उस पर कमी है, ये हमारा बताता है आय व्यय खाता। अगला क्या है, संस्था के भवन हेतु दान होता है, दायित्व। संस्था के भवन हेतु अगर कोई दान कर रहा है तो वो दायित्व है। क्या है वो, हमारा दायित्व है। अगला, आगम शोधन खाता बनाया जाता है। तो आगम शोधन खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही बनाया जाता है। आगम शोधन खाते की भांति बनाया जाता है। आगम शोधन खाता हमेशा रोकड़ बही की भांति बनाया जाता है, मतलब रोकड़ बही वाले रोकड़ बही की तरह बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है उसी के अनुसार बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। देखो इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिख पाया, इनमें से क्यों नहीं, मतलब आय व्यय खाता किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आय व्यय खाता हमेशा जो गैर व्यापारिक संस्थाएं उनके द्वारा बनाया जाता है। आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है, व्यापारियों द्वारा कभी भी आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है समाज सेवा करना। जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं, जैसे पुस्तकालय है, अनाथालय है, और जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं, चिकित्सालय है, मतलब हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे क्या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। उनका काम होता है सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। अगला है, एक क्लब के लिए पूंजीगत प्राप्ति होती है। एक क्लब के लिए पूंजीगत प्राप्ति के रूप में क्या होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है, जो मेंबरशिप का जो पैसा होता है वो उसकी क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। अगला क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाएं आय और आयगत व्यय में किस खाते में दिखाती है। तो आयगत आय और आयगत व्यय कहाँ दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा आय व्यय खाते में ही दिखाया जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसके लिए उपयोगी, तो अंशधारियों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए और विनियोगकर्ताओं के लिए ये ज़रूरी है। ये फिर से आ गया, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके नीचे देखते हैं, विशेष संचय कम करता है। विशेष संचय से क्या होता है, लाभ जो होता है हमारा, जो लाभ होता है वो कम हो जाता है। जो शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। वर्ष के अंत में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है, ये अंतिम लाभांश कहलाता है। वर्ष के अंत में घोषित किया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है, अंतिम लाभांश कहलाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होते हैं उस पर किया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो संचय एवं अतिरिक्त के अंतर्गत दिखाया जाता है, संचय के अंतर्गत दिखाया जाता है। अगला है हमारा, रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाण के आधार पर बनाया जाता है, तो AS3 के आधार पर बनाया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन है वित्तीय क्रियाकलाप। ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है, एक वित्तीय क्रियाकलाप होता है, मतलब पैसे वसूलने के लिए या पैसे जो हमें धन की ज़रूरत होती है उस धन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। अगला है, लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना
आदेशात्मक होता है सभी उपक्रमों के लिए, जितने भी उपक्रमक होते हैं उनके लिए होती है, तथा 50 करोड़ से अधिक वालों के लिए या फिर 50 करोड़ से अधिक आय होती है उनके लिए होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठे से, लाभ हानि विवरण से, अतिरिक्त सूचनाओं से, मतलब तीनों से करा जाता है, चाहे आप उसको आर्थिक चिट्ठे से कर लो, लाभ हानि खाते से कर लो, या फिर अतिरिक्त जो सूचना होती है उनके द्वारा भी तैयार किया जाता है। हमारा अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, तो लेखांकन के रोकड़ आधार पर, लेखांकन का जो रोकड़ आधार है उस पर ये क्या होता है, हमारा आधारित होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है, जो एक संयुक्त पूंजीकरण का ये भी हमारा हो गया है, ये दो बार आ गई है पीडीएफ इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए, उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। और आपका कल पेपर है तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से पूरी डिजिटल टीजी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग आगे जाके बीकॉम करेंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ से क्लासेस मिलती रहेंगी। और जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।